सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, सही है? यस। हमने अभी इसको तोड़ा और इसके अंदर 20 टॉपिक्स तक हम पहुंचे। चलिए सब लोग साथ में रहेंगे। टॉपिक नंबर वन क्या था? टाइप्स ऑफ इशू। बिल्कुल ठीक है। टाइप्स ऑफ इशू, कितने टाइप्स ऑफ इशू होते हैं? पब्लिक इशू, राइट इशू। पब्लिक इशू में इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एकदम आसानी से बात करें अगर हम, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इज डन बाय एन अनलिस्टेड कंपनी व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक। FPO, when a listed company is issuing shares to public for consideration. Right issue, when a listed company is issuing shares to its existing shareholders. Bonus issue, when a listed company is issuing shares to its existing shareholders for free. और लिस्टेड इशूअर यूज करेंगे हर जगह तो और बेहतर हो जाएगा। सब लोग साथ में हैं? ठीक है साहब। उसके बाद में आ जाता है प्रेफरेंशियल इशू, 1, 2 का 4 आगे पढ़ा है ना, वो यहां पे यूज करेंगे। व्हेन अ लिस्टेड इशूअर इज इशूइंग सिक्योरिटी to selected person or group of person on private placement basis. Or qualified institutional placement, when a listed issuer is issuing security to qualified institutional buyer on private placement basis. खत्म, ओवर। चलो, टाइप्स ऑफ इशू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक ही कौन सा है हमारा? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, रेड हेरन प्रोस्पेक्टस। वी आर वेरी कंफर्टेबल हियर, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। इसके बाद में थर्ड टॉपिक पे है। थर्ड इज, नोट्स को ओपन रख सकते हैं आप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर। नाम क्या है सर आपका? यश, बहुत जबरदस्त। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर, यश। चलो, इसके बाद में फोर्थ टॉपिक है, बहुत बड़ा हमारा, ठीक है ना। फोर्थ टॉपिक के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। 4A, 4B, 4C, एंटिटीज नॉट एलिजिबल, वो भी यहीं पर आते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, वो भी यहीं पे आता है। उसके बाद में जनरल कंडीशंस, वो भी यहीं पे आता है। चलो देख लेते हैं। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, रेड। चलो एक बार फिफ्थ भी लिख देता हूं। इसके बाद में फिफ्थ क्या है? इशू ऑफ वारंट्स। आप सब लोगों को मेरे साथ में रहना। चलो, टाइप्स ऑफ इशू हो गया था, फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड रेड हेरन प्रोस्पेक्टस। ये तो आगे डिटेल में फाइलिंग में पढ़ाई है ना, ड्राफ्ट ऑफर और ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर भी देख लेते हैं। जब भी एक कंपनी को इशू लेकर आना है तो उस कंपनी को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है टू सेबी। जब वो ड्राफ्ट ऑफ, डिटेल में ही पढ़ रहे हैं पूरा, जब वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करता है, उसके साथ में उसको एक कॉपी फाइल करनी है टू स्टॉक एक्सचेंज। उसके साथ में पब्लिश करनी है न्यूज़पेपर में, 1 इंग्लिश, 1 हिंदी एंड 1 रीजनल, विद इन 2 days ऑफ फाइलिंग इट टू सेबी। बिल्कुल ठीक है। सेबी को जैसे हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है, सेबी वेबसाइट, अपने वेबसाइट पे इसको कर देता है अपलोड, इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स फॉर हाउ मेनी डेज? 21 days। अब सेबी को टोटल 30 days मिलते हैं, जिसके अंदर सेबी को जो भी ऑब्जर्वेशन चेंजेस बताने हैं वो बताता है। उसने जो भी ऑब्जर्वेशन चेंजेस बताए हैं कंपनी को अनिवार्य रूप से कंपल्सरीली दोस चेंजेस हैव टू बी रिकॉर्डेड, चेंजेस हैव टू बी मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ओनली देन ऑफर डॉक्यूमेंट कैन बी फाइल्ड टू आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिक। तो ये सब होने के बाद में आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज, एक कॉपी सेबी को भी दी जाती है और पब्लिक को दिया जाता है। आगे गुड हियर, वेरी इजी। देन वी टॉक अबाउट रेड हेरन प्रोस्पेक्टस। रेड हेरन प्रोस्पेक्टस रिफर्स टू अ प्रोस्पेक्टस इशूड इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग के केस में इशू किया जाता है। रेड हेरन प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक अ रेगुलर प्रोस्पेक्टस एक्सेप्ट फॉर प्राइस बैंड, क्वांटम, ये सब नहीं होता है। जबरदस्त। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, रेड हेरन प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, इट मे कंटेन प्राइस बैंड, बिल्कुल ठीक है, एंड इट इनवाइट्स बिड्स। Based on the bids received, company calculates the cut-off price. Everyone who has bid on or above the cut-off price gets the share. As easy as that. And after the procedure, a final prospectus is filed with ROC, which includes the price. ऐसा कुछ जनरल हमने देखा था। ठीक है साहब। इसके बाद में आते हैं 4ABC पे। हाँ, एंटिटीज नॉट एलिजिबल, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड जनरल कंडीशन। ये आपको पता होना चाहिए अबाउट IPO, एंड ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए फॉर FPO। तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, इसमें एक्चुअली 6 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहले एंटिटीज नॉट एलिजिबल। इशूअर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर आर डिबार्ड, नॉट एलिजिबल। उसके बाद में आ गया इफ एनी कंपनीज प्रमोटर डायरेक्टर आर आल्सो
promoter director of any other company which is debarred. If the issuer director promoter is willful defaulter or fraudulent borrower. If the promoter director of the company is fugitive offender, fugitive economic offender, तो भी वो eligible नहीं है. और last, if you have an outstanding कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और लाइक इंस्ट्रूमेंट, ये 5 हो जाते हैं एंटिटीज नॉट एलिजिबल. एफपीओ में इसको हटा देता हूं, यही 4 रह जाते हैं एंटिटीज नॉट एलिजिबल. लाइफ इज वेरी इजी. इसके बाद में जाता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ, योर नेट टेंजिबल एसेट हैज टू बी 3 CR in each preceding 3 year, out of which not more than 50% can be in monetary form. Are we understanding? ठीक है साहब. If more than 50% is in monetary form, then you have to give a firm commitment that we will utilize it. ठीक है, thumbs up. उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इट हैज टू बी 15 crore with operating profit in each year. Then net worth has to be 1 crore in each preceding 3 year. If the company has changed its name in preceding 1 year, then at least 50% of the revenue should be from activity suggested by the life is easy. ठीक है सर. उसके बाद में आ गया हमारा जनरल कंडीशन. चलो, ये हो गई हमारी 4 कंडीशन. एफपीओ में चारों है क्या? सिर्फ कितनी है? एक, चेंज इन नेम वाली बस. इसके साथ में हमारी ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी भी पढ़ लेते हैं कि अगर ये 4 कंडीशन आईपीओ की या एफपीओ की वो एक कंडीशन हम कंप्लाई नहीं कर पाए, देन ऑल्टरनेटिवली वी हैव एन ऑप्शन. 2 कंडीशन कंप्लाई करके भी हम लिस्टिंग कर सकते हैं. इशू हैज टू बी एज पर बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म एंड एटलीस्ट 75% हैज टू बी अलॉटेड टू क्यूआईबी. जबरदस्त. अब आती है जनरल कंडीशन. जनरल में 4 इजी 2 डिफिकल्ट है. 4 इजी वाली पहले लेते हैं. एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल. आप देखोगे जो एंड के टॉपिक्स पढ़े उनमें भी सब में ये था कंडीशन. आपका प्रेफरेंशियल इशू बोलो, क्वालिफाइड, सब के अंदर ये कंडीशन आता है. तो एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल. एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप, प्रमोटर के शेयर्स हैव टू बी इन डीमैट फॉर्म. ये 4 इजी हो गए. फिर 2 डिफिकल्ट कंडीशन आती है जनरल कंडीशन में. फर्म अरेंजमेंट थ्रू वेरीफाइबल मींस फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इश्यू प्रोसीड्स एंड इंटरनल अक्रूवल्स. जबरदस्त. उसके बाद में दूसरा आता है लास्ट पॉइंट. इसके अंदर है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम आप डिस्क्लोज कर सकते हो 25% एज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. मैक्सिमम डिस्क्लोज कर सकते हो 25% एज अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम डिस्क्लोज कर सकते हो 35% एज मिक्स ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट. ये हो गया टॉपिक नंबर 4. फिर आता है टॉपिक नंबर 5, इशू ऑफ वारंट. इशू ऑफ वारंट के अंदर वारंट को लेकर 4 कंडीशन. मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द वारंट हैज टू बी कैन बी 18 months. वारंट के अंदर अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा 25% का. उसके बाद में ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस. उसके बाद में इफ ड्यू डेट से 3 months के अंदर आपने बैलेंस पेमेंट नहीं किया, सो द अपफ्रंट पेमेंट विल बी forfeited and the security can have single or multiple warrant attached with it. Life is easy. ये हो गए पहले 5 टॉपिक. we're all good here. चलो, यस सर, बोलो. नहीं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के साथ में लिखा जाता है लाइक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और वारंट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट. तो वारंट बेसिकली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं माना जाते हैं, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं. क्यों? बिकॉज वारंट एक सिक्योरिटी है ही नहीं. वारंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको दे के आपको सिक्योरिटी मिलती है. तो अगर आज है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, वो हो गए कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. वारंट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच विल गिव यू अ राइट टू गेट अ सिक्योरिटी इन फ्यूचर. तो अगर हम बात करते हैं उस पॉइंट की जो हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और लाइक इंस्ट्रूमेंट है तो आपको आईपीओ नहीं लाने देंगे. वहां पे अगर आपका वारंट है तो भी आईपीओ नहीं लाने देंगे. कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के साथ में अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी लिखा है इसलिए. चलो, 5th पॉइंट हुआ था. उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 6 टॉपिक क्या है? प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. 7th, appointment of lead manager intermediaries. 8th is filing of offer document and disclosures. 9th और 10th छोटू छोटू आ गए. 9th is आसबा और 10th is IPO grading. इसके बाद तो सब छोटी छोटी चीजें. अब आप देखो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन सब लोग साथ में. इससे क्या होता है, इतना बड़ा चैप्टर अगर हम ऐसे देखते हैं हमें लगता है इतना भी बड़ा नहीं है. Just to see it that way. चलो, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन. प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने देखा दैट अगर आईपीओ है तो प्रमोटर हैज टू कंट्रीब्यूट हाउ मच? 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल. उसके बाद में आ जाता है इन केस ऑफ एफपीओ 20% ऑफ प्रपोज्ड इश्यू और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल. इन केस ऑफ कंपोजिट इश्यू 20% ऑफ और 20% ऑफ
पोस्ट इश्यू कैपिटल एक्सक्लूडिंग राइट इश्यू कंपोनेंट। चलो ठीक है, मुझे बता दो इसके साथ में हमने पढ़ा था किस केस में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला, नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, अगर आपके प्रमोटर ही नहीं है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन, इफ यू कंप्लाई विद दीस थ्री कंडीशन, तीनों कंप्लाई होगी तो भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन में है क्या? पहला कंडीशन, शेयर्स हैव टू बी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फॉर एटलीस्ट 3 years। सेकंड कंडीशन, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिसीव्ड अप टिल एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर, उसका हाउ मच शुड बी रिड्रेस्ड? 95% of them have been redressed and the company is in compliance with LODR for at least 3 years। जबरदस्त। उसके बाद में हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में ही पढ़ते हैं द टॉपिक ऑफ लॉक इन। चलो, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में जो उसका मिनिमम 20% है, दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर 18 months। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एक्सेस ले रहा है, 20% ज्यादा ले रहा है, दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर 6 months। तो 18 months, 6 months। लेकिन जो आपने ये इशू किया है उसका मेजॉरिटी पैसा इज यूज फॉर कैपिटल पर्पस, देन 18 months बिकम्स 3 years and 6 months बिकम्स 1 year। ठीक है साहब। अगर ऐसा इक्विटी शेयर्स है तो उसके ऊपर लॉक इन लगा रहता है कब तक का? आपने प्री इशू को मिक्स कर दिया, ठीक है, इधर आओ। तो एसआर इक्विटी शेयर्स का तब तक लॉक इन लगा रहेगा जब तक उनके एसआर शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स में। और जो प्री इशू शेयर होल्डर्स हैं वो प्री इशू शेयर होल्डर्स के लिए रखा है लॉक इन ऑफ 6 months। ठीक है साहब, ये हो गया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पूरा टॉपिक। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर इंटरमीडिएट। ये कहते हैं कि अगर आप आईपीओ करना चाह रहे हो तो आप अपॉइंट कर दो सब लोगों को। किस किस को अपॉइंट कर दो? आप मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर दो, बैंकर टू एन इशू को अपॉइंट कर दो, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर दो, रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर दो। काफी आसान। उसके बाद फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, हमने पूरी कहानी देख ली थी, वापस देख लेते हैं। आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है किसके पास? सेबी के पास। ठीक है साहब। और सेबी को जैसे ही ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भी देंगे। 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, 1 इंग्लिश 1 हिंदी एंड 1 रीजनल। फिर जब हमने सेबी को दिया था, सेबी उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है और पब्लिक कमेंट्स इनवाइट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days। सेबी के पास टोटल 30 days होते हैं जिस दिन हमने दिया था तब से। उसके अंदर सेबी हमें चेंजेस और ऑब्जर्वेशन बताता है। अगर कोई चेंजेस और ऑब्जर्वेशन बताए हैं तो हमें उसको फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करना है। खत्म हो गई बात। उसके बाद में क्या? आसबा। यहां पे तो इतना से ही बताया है कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ आता है तो एप्लीकेशंस हैव टू बी रिसीव्ड थ्रू आसबा कंपल्सरीली। हमने बैकएंड पे पढ़ा है कि आसबा के अंदर होता है, जितने भी बैंक्स हैं वो खुद को सर्टिफाई कराते हैं सेबी के पास जाके एज सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। उनके होते हैं डेजिग्नेटेड ब्रांचेस जो रिसीव करते हैं आसबा एप्लीकेशन। फिर वो कंट्रोलिंग ब्रांच को देखते हैं और हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को करा देते हैं ब्लॉक और एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता है। फिर कंपनी के पास एप्लीकेशन जा चुकी है, कंपनी जब अलॉटमेंट फाइनलाइज करता है तो लिस्ट ऑफ अलॉट ही देता है बैंक को। बैंक देखता है अगर आपके नाम पे शेयर्स अलॉट हुए होते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और अगर आपके नाम पे कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं हुए होते हैं तो फिर आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे ब्लॉक हुए हुए हैं उनको वो हटा देते हैं। एज इजी एज दैट। उसके बाद में आ जाते हैं आईपीओ ग्रेडिंग। कोई भी आईपीओ करने के पहले वो आईपीओ की आपको क्या करानी होगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक रेटिंग ऑब्टेन करानी होगी, उसको कहते हैं आईपीओ ग्रेडिंग। माय गुडनेस, अब सारे इजी इजी हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या था? 11th अंडरराइटिंग। नेक्स्ट 12th मॉनिटरिंग एजेंसी। 13th प्री इशू एडवर्टीजमेंट। इसी के साथ में फ्री रहेगा पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। इसके बाद में ओपनिंग ऑफ इशू, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। चलो आगे नहीं जाते, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, काफी आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा। अंडरराइटिंग, हर एक कंपनी के अंदर कंपलसरी अंडरराइटर अपॉइंट करना, लेकिन अगर आपका इशू हो रहा है फिक्स प्राइस मैकेनिज्म से, यू कैन अपॉइंट किन लोगों को? मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर एज अंडरराइटर। बट अगर आपका इशू हो रहा है बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से, आपका लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर विल एक्ट एज अंडरराइटर। मॉनिटरिंग एजेंसी, अगर आपका इशू साइज एक्सीड्स 100 CR, then you have to appoint a credit rating agency as monitoring agency। फिर आता है प्री इशू एडवर्टीजमेंट, पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। दोनों के अंदर 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला, when प्री इशू एडवर्टीजमेंट हैज टू बी गिवन when आफ्टर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट टू ROC। ठीक है। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट हैज टू बी इशूड when within 10 days from various activities। जबरदस्त। उसके बाद में दूसरा, हाउ, वेयर, न्यूज़पेपर कौन सा? 1 इंग्लिश 1 हिंदी एंड 1 रीजनल, दोनों जगह पे सेम है। अब आता है व्हाट हैज टू बी पब्लिश। प्री इशू एडवर्टीजमेंट में हम पब्लिश करते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट में पूरा इशू हो चुका है तो हम बस कहानी बताते हैं कि कैसा रहा इशू। अरे एप्लीकेशन कितने आए, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या था,
हमने कितने लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिया है, लिस्टिंग किस डेट पे होगी, डिस्पैच कर दिया लेटर ऑफ ऑफर, ये सब डिस्पैच कर दिया रिफंड ऑर्डर्स, ये सब चीजें हम लिख के देते हैं पोस्ट इश्यूरिटीज में। फिर आता है ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू हैज टू ओपन विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेबी। जिस दिन सेबी से ऑब्जर्वेशन ली उसके 12 महीने के अंदर आपका इशू ओपन हो ही जाना चाहिए। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ 90%, कि जो भी हमारा इशू साइज था उसका 90% आना चाहिए। अगर 89% भी आया तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी। माय गुडनेस 15। इसके बाद में आते हैं 16, 17, 18, 19 एंड 20th के साथ में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 16th क्या है? पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट minimum application value. Next, release of subscription money. उसके बाद में 19th is additional conditions for OFS। और लास्ट में हमने जो एक टॉपिक था वो वैसे इसके बाहर था बट हमने उसको इसमें ले ही लिया है, दैट इज फास्ट ट्रैक एफपीओ। ये लास्ट टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ में। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, इट हैज टू बी मिनिमम 3 days एंड मैक्सिमम 10 days। बिल्कुल ठीक है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, दो चीजें इसमें, एक तो 25% कि जो भी शेयर का प्राइस है उसका 25% आपको एप्लीकेशन पे लेना है, और दूसरा एप्लीकेशन वैल्यू शुड फॉल बिटवीन 10 to 15,000। फिर आता है रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। जब हम हमारे बैंकर टू एन इशू को बता देंगे कि लिस्टिंग की परमिशन मिल गई है, ट्रेडिंग अप्रूवल मिल चुका है, ये सब के डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तब जाके वो हमारे जो पैसा है सब्सक्रिप्शन मनी उसको रिलीज करेगा टू द कंपनी। फिर आता है एडिशनल कंडीशन फॉर ओएफएस। दो ही तो एडिशनल कंडीशन है, द शेयर्स हैव टू बी fully paid up and you need to hold those shares for shares have to fully paid up and 1 year। बस यही है। लेकिन 1 year के 3 एक्सप्लेनेशन और 3 एक्सेप्शन है। नहीं वहां मत जाओ, देखते हैं कितना याद है। 3 एक्सप्लेनेशन और 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सप्लेनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन कि जो 1 year की, रुको आप पहले तीनों एक्सप्लेनेशन दिमाग में याद करने की कोशिश करो। बस 3 एक्सप्लेनेशन थे 1 year के। तोड़ा चलो। 3 कंडीशन थे। पहला कंडीशन कि 1 year तक हमको सिक्योरिटीज को होल्ड करना पड़ेगा, उसी के बाद हम ओएफएस में दे सकते हैं। ये 1 year का होल्डिंग पीरियड कब तक कंप्लाई करना है? एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। दूसरा कंडीशन, दूसरा एक्सप्लेनेशन, इफ एट ऑल you are having some convertible security and from these securities equity shares have been converted and now you want to offer these equity shares for OFS, you can do so, but equity shares can be offered only after the conversion. The conversion has to be done prior to filing of offer document and the disclosure and draft offer document has to be given accordingly. And third condition, the holding period of this convertible security will be considered for calculating the 1 year period. कितना आसान है। आप कोशिश कर लो कि आप उसको रटोगे, आप रट ही नहीं पाओगे, भूल ही जाओगे, पर 3 एक्सप्लेनेशन ऐसे याद रखोगे तो बहुत इजी जाएगा। अब आते हैं 3 एक्सेप्शन। यहां तो रोना आ जाएगा कि 3 एक्सेप्शन है उस केस के अंदर 1 year तक मुझे सिक्योरिटी होल्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले केस में अब क्या, गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी के लिए थोड़ा ना रूल्स बनेंगे, ये बीजेपी नहीं सॉरी सरकार के लिए थोड़ा ना रूल्स बनेंगे ऐसा। मनोज काट देना, ठीक है? नहीं आई एम जस्ट किडिंग रे, ऐसे मनोज मत काटना, डरता नहीं हूं मैं। काट देना। चलो इधर आओ, चलो दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, या फिर कोई ऐसी कॉर्पोरेशन या एसपीवी है जो गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं कंट्रोल कर रखी है, इनके कोई शेयर्स का ओएफएस आ रहा है, इनका ओएफएस आ रहा है, तो उसके ऊपर 1 year की कंडीशन नहीं है इफ दे आर एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इशू क्या हो जाता है कि इफ ओएफएस आ रहा है एक गवर्नमेंट कंपनी का, या फिर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, या फिर गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ही एसपीवी या किसी कॉर्पोरेशन का विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो इस केस में इनको 1 year की कंडीशन कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्त। तो मतलब पहला हो गया कि सरकारी ला रही है तो ओएफएस की जरूरत ही नहीं है,
दूसरा, सरकार ने हमसे जबरदस्ती शेयर ले लिए थे हमारे, उन्होंने कुछ शेयर दे दिए थे, तो उसके ऊपर भी ओएफएस नहीं है। ओएफएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी इफ आई हैव रिसीव्ड इक्विटी शेयर परसुएंट टू अ स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। I have received equity share pursuant to a scheme of central government, high court or tribunal in lieu of business which I was holding for at least 1 year. तो इनके ऊपर भी, इन इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी एफपीओ ओएफएस की कंडीशन 1 ईयर की कंडीशन नहीं आती है। लास्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के ऊपर भी एफपीओ की 1 ईयर की कंडीशन नहीं आएगी, ओएफएस की 1 ईयर की कंडीशन नहीं आएगी, जहां पे द पेरेंट शेयर्स हैव बीन हेल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एंड फर्दर द बोनस शेयर्स वर इशूड आउट ऑफ free reserves or securities premium, but the bonus shares were not issued out of revaluation reserve. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं पूरा वापस बोलता हूं, साथ में रहना। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल करते समय एडिशनल कंडीशन आती है दो। एक तो द शेयर्स हैव टू बी फुली पेड अप एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट the shares have to be held for a period of 1 year. There are 3 explanations to this and 3 exceptions to this. 3 explanation में पहला explanation, ये 1 year का condition आपको comply करके रखना है as on the date of filing of draft of a document. दूसरा, अगर आपके पास कोई convertible security, if you are having any convertible security and you are converting the security into equity shares and then coming up with an FPO, then going for an OFS, it is allowed, but the conversion should take place prior to filing of offer document. Third, if at all you are holding convertible security and then converting it into equity shares and going for OFS, the period of holding of convertible security will be considered for calculating of 1 year. 3 explanation है, आसान है। फिर आते हैं 3 exception जिसके अंदर 1 year को consider नहीं करेंगे। OFS by a government company or statutory authority or any corporation or SPV controlled owned by government company or statutory authority which is engaged in infrastructure sector. 1. Second, if at all equity shares received pursuant to a scheme approved by High Court, Central Government or Tribunal in lieu of business which I was holding for at least 1 year. And third and last is bonus shares, where the parent shares have been, I've been holding the parent shares for at least 1 year and the bonus shares have been issued out of free reserves or securities premium and not issued out of revaluation reserve. ये जो OFS है ना, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगा, ये वाला क्रिटिकल जाता है। चलो, और उसके बाद में इस पार्ट का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज फास्ट ट्रैक एफपीओ। फास्ट ट्रैक एफपीओ क्या कहता है? सिंपली कोई भी ऐसा एफपीओ जिसके अंदर आपको 2 कंडीशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा फास्ट ट्रैक एफपीओ। कौन सी 2 कंडीशन? पहला, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो if at all there is an issue which is not required to comply with these 2 conditions, that issue is termed as fast track FPO. अब मेन क्वेश्चन आता है, कौन सी कंपनीज आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक FPO? मेमोरी टेक्निक क्या है? जिनका प्रमोटर सलीम है। सर बोलो, सर बोलो। जिनका प्रमोटर सलीम है, लेकिन सर का कोई वो नहीं है, समझ रहे हो, वर्ड नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक ऐसी कंपनी जिसका प्रमोटर सलीम है, उस कंपनी को फास्ट ट्रैक FPO करना अलाउड है। चलो देखते हैं क्या प्रमोटर से क्या पॉइंट आता है? प्रमोटर के सारे शेयर्स कैसे होने चाहिए? डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। पी से प्रमोटर। एस से 3 पॉइंट आते हैं, शो कॉज नोटिस, सेटलमेंट मैकेनिज्म, सस्पेंशन। शो कॉज नोटिस कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट मैकेनिज्म पिछले 3 सालों से यूज नहीं किया है, एंड सस्पेंशन पिछले 3 सालों में नहीं हुआ है। तो प्रमोटर सलीम एस। आई से नहीं, ए ना, ए से बोला था ना, ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद नहीं रखा है, बहुत जबरदस्त। नहीं, ए से पॉइंट था, मैं बताता हूं, एकदम शांति से देखो। अरे आपकी गाड़ी को मैं धक्का दूंगा, फिर देखना भाग के जाती है। द एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर शुड बी एट लीस्ट 2% ऑफ द टोटल शेयर्स। और एक और पॉइंट आता है, एनुअलाइज्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर शुड बी एट लीस्ट 10% ऑफ एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर। पर ये याद नहीं भी रखा तो चलेगा। SAL, L से 2 पॉइंट आते हैं, the shares have to be listed for at least 3 years and they should be in compliance of LODR for at least 3 years. SALI, I से 3 पॉइंट आ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, तो इसको सिंपल रखते हैं, ऑडिट क्वालिफिकेशन अगर आई थी तो आपने रीइंस्टेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर दिए हैं, सिंपल। आई से दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला आई, कि अगर आपके यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिटवीन द कंपनी एंड द लीड मैनेजर, आई से एक और पॉइंट बनाया जा सकता है। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, वही पॉइंट, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिसीव्ड अप टिल द
लास्ट क्वार्टर 95% ऑफ देम शुड हैव बीन रिड्रेस्ड। और लास्ट आता है SALIM, M स्टैंड फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज टू बी 1000 करोड़। और ये हो जाते हैं सारे के सारे 20 टॉपिक्स। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? या यस, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ हाँ, कोई यू डोंट हैव टू वरी। मैं आज जो भी आपको अगर बचे हुए ना ऐसा डायग्राम्स के फोटोज वगैरह चाहिए मैं दिलवा दूंगा, डोंट वरी। चलो, दीज आर द 20 टॉपिक्स। आर वी सुपर सॉर्टेड? अगर ये 20 टॉपिक्स को इस प्रकार से हम देख लेते हैं तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ICDR का सब्सटैंशियल पोर्शन हो जाता है। इसके बाद में क्या बचता है अगर मैं बताऊं, इसके बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26 फोकस स्क्रीन पे। इसके बाद में एक चीज आएगी, सबसे लगा 21 की बात करूंगा मैं, क्या? प्रेफरेंशियल इशू। मुझे बताओ इट वाज गिवन अंडर विच चैप्टर? चैप्टर 5 ऑफ ICDR। प्रेफरेंशियल इशू के बाद में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, चैप्टर 6 ऑफ ICDR। इसके बाद में दे रखा है IPO ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, दिस इज गिवन अंडर चैप्टर 7 ऑफ ICDR। उसके बाद में राइट इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, दिस इज गिवन अंडर चैप्टर 8 ऑफ ICDR। उसके बाद में हमने पढ़ा IPO बाय SME, दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 9 ऑफ ICDR। और लास्ट आ गया था हमारा इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। पता भी नहीं चलेगा और चैप्टर यहां पे हो जाएगा कंप्लीट। माय गुडनेस, चैप्टर इतना कठिन भी नहीं है, हाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट उसको एंड में उसको समेटना इंपॉर्टेंट है। अगर समेट लिया ना तो फोड़ दोगे आप। तो अब आप यहां देखोगे ना, तो टू क्लियर एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इवन CS एग्जीक्यूटिव इज द टफेस्ट लेवल ऑफ CS एग्जामिनेशन। प्रोफेशनल सबसे टफेस्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव टफेस्ट है। तो यहां पे मेन क्या है? पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। जिस व्यक्ति ने डे 1 से लेकर अभी तक का एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है, उसको ICDR जबरदस्ती भी फिट हो गया होगा दिमाग में, जबरदस्ती फिट हो गया। मतलब मैं कोशिश कर रहा था नहीं बैठे, पर फिर भी वो बैठ जाएगा दिमाग में। दैट इज ICDR। और इतने टॉपिक्स लिंक्ड हैं कि आप बीच का टॉपिक भूल ही नहीं पाओगे, एक से एक कनेक्टेड है। इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तो इतना कंफर्टेबल हो जाता है। ये जो एंड में टॉपिक्स लिंक्ड नहीं है उनको अपन चैप्टर नंबर से लिंक कर देते ना, 5, 6, 7, 8, 9, तो उससे भी कंफर्टेबली आपको याद हो जाएंगे। जबरदस्त। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार फटाफट से एंड का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वो आपको ज्यादा याद नहीं होगा क्योंकि हमने वो कल ही पढ़ा है, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो भी बैठ जाएगा। ICDR विल बी डन। चलो, लेट्स गो टुवर्ड्स प्रेफरेंशियल इशू। Whoa! Preferential issue. Preferential issue is given under chapter number 5 of ICDR. इसके सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट फीचर आते हैं। प्रेफरेंशियल इशू जब भी आए तो आप बोलेंगे 1, 2 का 4। क्या बोलेंगे आप वहां पे? 1, 2, 3, 4। गधों, सबसे पहले एनी लिस्टेड इशूअर, लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है। तो लिस्टेड कंपनी issuing security to selected person, selected group of person on private placement basis। 4 चीजें, listed company, issuing security to selected person or group of person on private placement basis, this is preferential issue। अब इसके बाद में आते हैं इसकी कंडीशंस के ऊपर। हाँ, इसके साथ में एक और चीज है, प्रेफरेंशियल इशू के अंदर ये 4 चीजें आ गई है, एंड विच आर नॉट कवर्ड अंडर ESOP, ESPS, sweat equity shares and depository receipt। ठीक है, एंड दे आर कवर्ड अंडर चैप्टर 5। ये हो गया डेफिनेशन सबसे पहले। उसके बाद में इसकी कंडीशंस, आलू, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप, you have to pass special resolution if at all you want to go for preferential issue, you should be in compliance of 3 things। continuous listing condition, continuous listing condition कहीं भी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है minimum public shareholding। So you are in compliance of continuous listing condition, you are in compliance of LODR regulation and other circulars, notification etc issued by SEBI, इनके हम compliance में हैं। You have to obtain PAN, जिन भी लोगों को आप preferential issue करें उनका PAN लेना अनिवार्य है। You have to obtain in principle approval from stock exchange and all the securities have to be in demat form। आप देखो, हमने IPO के लिए जनरल कंडीशन पढ़ी थी, उन जनरल कंडीशन में से 3 पॉइंट तो यहाँ पे मोरलेस दिख ही रहे ना हमको। वहां पे लिखा होता है कि शेयर शुड बी फुली पेड अप, फुली पेड अप। वहां पे लिखा होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे। प्रमोटर के शेयर्स डीमैट में होने चाहिए। यहां पे कह रहे हैं जो शेयर्स आप इशू कर रहे हैं वो भी होने चाहिए डीमैट फॉर्म में। और जिन लोगों को आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं उनके पास अगर इस कंपनी के पहले से कुछ शेयर्स हैं वो भी होने चाहिए डीमैट फॉर्म में।
तो हम तब कहते हैं प्रमोटर के शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे जिनको प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं उनके पास अगर कंपनी के कुछ भी शेयर्स हैं तो डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, और ये जो सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं ये भी डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। सिमिलर सा है ना। 3 नए पॉइंट आ गए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, कंप्लायंस में रहेंगे, और वी हैव टू ऑब्टेन पैन। इजी। ये हुआ कंडीशंस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। और प्रेफरेंशियल इशू क्या आती है? नॉन एलिजिबिलिटी, कि कुछ कंपनीज को प्रेफरेंशियल इशू करने नहीं दिया जाएगा। पहला, इफ द प्रमोटर डायरेक्टर इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये इनको तो कुछ भी नहीं करने देते, ये पता नहीं, इनको तो बांध के बैठा दो ना। फिर कहीं पे भी आप देखोगे हर जगह पे इनएलिजिबिलिटी में है, इफ द प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। क्योंकि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का हिंदी में मतलब क्या होता है? मैं नहीं बोलूंगा, आपने बोला, ठीक है? तो इसका मतलब पकोड़ा नहीं रे, इधर आओ। चलो, इसका मतलब क्या होता है कि वो भारत में तो चूना लगा दिए, अब वो भारत में चूना लगा के कहीं और है, तो उनको वहां कहीं और चूना लगाने देंगे क्या आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक व्यक्ति जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उसको कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। चलो आते हैं यहाँ पे। उसके बाद में अगर उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं टू त्रिदेव, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, डिपॉजिटरी, तीनों पहले वाले चैप्टर्स थे, ये बेसिक लोग हैं। स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, डिपॉजिटरीज, इनके अगर कोई भी ड्यूज हैं तो भी आपको प्रेफरेंशियल इशू नहीं करने देंगे। एनी पर्सन हैज सोल्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी इन प्रीसीडिंग 90 ट्रेडिंग डेज, जिस व्यक्ति ने कंपनी के शेयर्स पिछले 90 ट्रेडिंग डेज में बेचे उसको आप प्रेफरेंशियल इशू दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई ना, आप घर पे बैठे हो, आपके घर पे कोई आपका कजिन आया, वो घर से जब जा रहा है तो आपकी मम्मी उसको, अरे नहीं नहीं ये 500 रुपए ले ही ले ले ही ले ले ही ले, वो ले ही नहीं रहा, फिर भी आपकी मम्मी दिए जा रहा है। आप बोले क्या मैं रोज मांग रहा हूं, मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, और वो नहीं ले रहा, उसको दिए जा। तो जिस व्यक्ति ने आपकी कंपनी के शेयर्स बेचे उसको किस बात के प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो आप? कोई लेने का मतलब नहीं। जिसने 90 ट्रेडिंग डेज के अंदर कंपनी के शेयर्स बेचे हैं उसको प्रेफरेंशियल इशू नहीं किया जाएगा। और लास्ट चीज आती है, एनी प्रमोटर ग्रुप who has not exercised the warrant for last 1 year। प्रमोटर ग्रुप के अंदर कोई व्यक्ति था जिसके पास वारंट थे और उसने वारंट को एक्सरसाइज नहीं किया था, मतलब इफेक्टिवली उसके पास भी कंपनी के शेयर खरीदने का राइट था, उसने नहीं एक्सरसाइज किया, उसको प्रेफरेंशियल इशू नहीं किया जाएगा। ये होते हैं 4 नॉन एलिजिबिलिटीज। अब अगर आप देखोगे कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए थे वही रिपीट हुए, और कुछ नए पॉइंट्स आए। दिस इज ऑल अबाउट प्रेफरेंशियल इशू। मल्टीपल बार पढ़ के अच्छे से उसको याद कर लेना है। चैप्टर 5 के बाद आते हैं चैप्टर 6 के ऊपर, आता है हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रेफरेंशियल इशू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में, लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंदर लिस्टेड कंपनी इशू सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू हुम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इवन इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में कवर्ड होता है जहां पे कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर्स भी अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे रहे हैं तो वो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंदर कवर्ड होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? व्हेन अ लिस्टेड कंपनी इशूज सिक्योरिटी टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एंड इंक्लूड्स प्रमोटर्स इशूइंग देयर सिक्योरिटीज टू क्यूआईबी एज ओएफएस। ठीक है साहब, कंडीशंस क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की वैलिडिटी होगी 365 डेज, मतलब आज अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो 1 साल के अंदर आपको उसके प्रेफरेंशियल इशू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके शेयर्स अलॉट कर देना है। अगर 1 साल हो गया और शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो वापस आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन स्पेशल रेजोल्यूशन, उसकी वैलिडिटी 365 डेज। दूसरी कंडीशन सिक्योरिटीज शुड बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। आप अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं तो वो सिक्योरिटीज 1 साल तक लिस्टेड होनी चाहिए। ट्रांसफरी कंपनीज शेयर्स आर नॉट लिस्टेड फॉर 1 ईयर। उसके बाद में क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा था वहां पे? When the period of listing of transfer company will be considered। कुछ याद आ रहा है क्या? अगर ट्रांसफरर कंपनी थी, उसने उसके शेयर्स 1 ईयर तक लिस्टेड थे, उसके शेयर्स 5 ईयर से लिस्टेड थे, अब ये कंपनी मर्ज होकर किसी के साथ ट्रांसफरी कंपनी आ गई है, वो सिर्फ 6 मंथ्स तक भी लिस्टेड है तो भी वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर सकती है, क्योंकि उसका जो ट्रांसफरर कंपनी था वो 1 साल तक लिस्टेड था। आई विल रिपीट अगेन, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के शेयर्स हैव बीन लिस्टेड फॉर से 4 ईयर्स, 4 साल से लिस्टेड है। बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड हैज बीन लिस्टेड ओनली फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ से लिस्टेड है। तो ए लिमिटेड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन बी लिमिटेड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं कर सकता है। सब लोग साथ में हैं। अब क्या हुआ? बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को मर्ज कर लिया, अक्वायर कर लिया, और ए लिमिटेड बंद हो गई, पूरा बिजनेस अब कंटिन्यू कर रहा है बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो चुकी है, बिकॉज ये ट्रांसफरी कंपनी है जिसने एक्विजिशन किया, इसकी जो ट्रांसफरर कंपनी जो बंद हुई वो लिस्टेड थी ना 1 साल से ज्यादा, तो अब इसके अंदर भी एलिजिबिलिटी आ जाती है कि ये भी अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर सकती है। तो एक ऐसी ट्रांसफरी कंपनी जिसने एक ऐसे ट्रांसफरर कंपनी को अक्वायर किया है जिसके शेयर्स 1 साल तक लिस्टेड थे, तो ये ट्रांसफरी कंपनी भी एलिजिबल हो जाती है। हमारा मेन पॉइंट था दैट योर सिक्योरिटी शुड बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। फिर आ जाता है हमारे वापस नॉर्मल पॉइंट, एप्लीकेशन हैज टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग, गैप ऑफ 2 वीक्स बिटवीन 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। आपने आज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया है, 2 हफ्ते के बाद ही आप दूसरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपका
प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, अगर आपका प्रमोटर डायरेक्टर, इश्यूअर का मतलब इश्यूअर तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो ही नहीं सकता ना, बट अगर कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर, इश्यूअर जो है उसका प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो भी आपकी कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं कर सकती। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है कि ये सब कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती आपके ऊपर अगर आपकी कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लिमिट में लाने के लिए, कंप्लायंस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये कंडीशन नहीं आती है। एकदम इजीली देखो, याद रखना है, सिर्फ 5 कंडीशन है। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब क्या? लिस्टेड कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी टू QIB ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। 5 कंडीशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, पहला, सिक्योरिटी शुड बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यू विल हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बीच में 2 वीक्स का गैप होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन आ जाती है आपकी, दैट प्रमोटर डायरेक्टर शुड नॉट बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। आप सोचोगे तो 2 तो सेम कंडीशन आई, 3 नई कंडीशन है। तो एक हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन, एक हो गया 1 ईयर और एक हो गया 2 वीक्स। नॉट दैट डिफिकल्ट। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। इसके बाद में आता है हमारा डिपॉजिटरी रिसीट। तो 2 टॉपिक्स नेक्स्ट आते हैं, आईपीओ ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट एंड राइट इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। आईपीओ ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, अगर डिपॉजिटरी रिसीट को आईपीओ लेकर आना है, डिपॉजिटरी रिसीट को आईपीओ लेकर आना है डिपॉजिटरी रिसीट का, तो क्या क्या कंडीशंस है? अब क्या इनमें 3 टॉपिक आ जाते हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी ऑफ द इशूइंग कंपनी, कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो एलिजिबल है कि उसके इंडिया में आईडीआर इशू हो सकते हैं। 4 कंडीशन, दे हैव टू बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स इन देयर होम कंट्री। तो एप्पल को अगर इंडिया में आईडीआर लाना है तो एप्पल यूएस में 3 साल तक लिस्टेड है, थम्स अप तो आ सकता है। लिस्टेड फॉर 3 इयर्स इन देयर होम कंट्री। सेकंड, नॉट प्रोहिबिटेड बाय देयर रेगुलेटर, उनके जो रेगुलेटर है एसईसी वगैरह, उसने उनको प्रोहिबिट नहीं किया। नेक्स्ट, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस, आपका कंप्लायंस का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए अपने होम कंट्री के अंदर। और लास्ट पॉइंट, वही वापस, प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। ये तो आप आईसीडीआर टॉपिक लिखना और लिख देना, प्रमोटर डायरेक्टर शुड नॉट बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, हर जगह पे आ रहा है ना, शेयर्स हैव टू बी फुली पेड। जबरदस्त, इधर आओ। सो एक चीज बताऊंगा एंड में, ठीक है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन एलिजिबल है या नहीं है, 4 चीजें चेक करते हैं हम। सबसे पहली चीज, whether it is listed in its home country for 3 years or not, whether it is prohibited by its regulator, whether it has compliance का track record, and last आ जाता है उसके promoter director should not be fugitive economic offender। अगर ये चारों चीजें हैं तो वो एलिजिबल है, इशूइंग कंपनी इज एलिजिबल, इसकी डिपॉजिटरी रिसीट आ सकती है। दूसरा, वो जो डिपॉजिट रिसीट भारत में इशू करोगे आईडीआर, उसमें कुछ कंडीशन है। कम से कम डिपॉजिट रिसीट का वैल्यू कितना होना चाहिए? 50 करोड़। कल देखा था हमने, द इशू साइज शुड बी एटलीस्ट 50 करोड़। ओनली 1 डिनोमिनेशन ऑफ डिपॉजिट रिसीट, मल्टीपल डिनोमिनेशन नहीं हो सकते। जो डिपॉजिट रिसीट के पीछे लगे हुए इक्विटी शेयर्स हैं वो, और नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, दे शुड बी एट परिपसु, इक्वल फुटिंग। और लास्ट आता है, शेयर्स टू बी लिस्टेड प्रायर टू इशू ऑफ आईडीआर। आप आईडीआर इशू कर रहे हैं, उसके पहले आपने शेयर्स इशू कर देने हैं, लिस्ट कर देने हैं। तो अगर मान लीजिए एप्पल 20,000 शेयर्स के ऊपर आईडीआर इशू करना चाहती है, तो इंडिया में जब 20,000 शेयर्स आएंगे तो उसके पहले उनके यूएस के अंदर 20,000 शेयर्स शुड बी लिस्टेड। ये 4 कंडीशन है फॉर आईडीआर, नॉट फॉर द इशूइंग कंपनी, फॉर द आईडीआर का इशू। साइज 50 करोड़ होनी ही चाहिए, ठीक है साहब। उसके बाद में एक ही डिनोमिनेशन होना चाहिए। आईडीआर इशू होने के पहले शेयर्स लिस्ट हो जानी चाहिए, और उन शेयर्स को नॉर्मल शेयर्स के बराबर की वैल्यू मिलनी चाहिए, परिपसु वैल्यू मिलनी चाहिए। दीज आर कंडीशंस फॉर डिपॉजिटरी रिसीट। और लास्ट टॉपिक आता है जनरल कंडीशन, कि इश्योर हैज टू एंश्योर, कभी भी आईडीआर का अगर आईपीओ आ रहा है तो इश्योर को ध्यान रखना इन 4 चीजों के बारे में। क्या? इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टॉक एक्सचेंज। सब ठीक है? सब ठीक है ना? आपके परमिशन के बिना हो रहा है सब? इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन डिपॉजिटरी फॉर डिमोनेटाइजेशन। अरे हमने पढ़ा हुआ है, वही तो आ रहा है ना, जनरल कंडीशन। उसके बाद में क्या है फुल फॉर्म? Firm arrangement of finance through verifiable means for 75% of the project, excluding issue proceeds and internal accruals। और 25% वाली कंडीशन यहाँ पर है। अरे यहाँ तो एक भी शब्द पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे जनरल कंडीशन है, वही तो इनकी भी जनरल कंडीशन है। तो आईपीओ ऑफ आईडीआर बिकम्स इजी। इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि एलिजिबिलिटी ऑन इशूइंग कंपनी और डिपॉजिटरी रिसीट की कंडीशंस क्या है। इससे भी इजी टॉपिक आता है, अगर आईडीआर का राइट इशू लाए तो क्या कंडीशंस है। उन्होंने कहा कि सुनो 2 कंडीशन है बस, अगर 2 कंडीशन कंप्लाइड है तो आप राइट इशू कर सकते हो। पहला, जो इशूअर है वो पहले आईपीओ लेकर आया था, वो जो इशूअर ने पहले आईडीआर का आईपीओ किया है, एप्पल ने आईपीओ किया है आईडीआर का, वही तो आईडीआर का राइट इशू करेगा ना, बिना आईपीओ के कैसी बात कर रहे हो?
बिना आईपीओ के राइट इशू हो सकता है क्या कभी? हो ही नहीं सकता है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इट इज जस्ट, इनका कहना है कि जिन्होंने आईपीओ किया वही आईडीआर करेंगे। तो राइट इशू का पहला ही कंडीशन क्या आ गया? ब्रीच ऑफ ऑनगोइंग मटेरियल ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट और एलओडीआर और डिपॉजिट अग्रीमेंट। अगर हमारा आईडीआर का जो इशूअर है दैट इज इन ब्रीच ऑफ मटेरियल ऑब्लिगेशन, उसने अपनी मटेरियल ऑब्लिगेशन, बड़ी बड़ी ऑब्लिगेशन में ब्रीच कर रखा है। ऑब्लिगेशन किनके साथ? वही त्रिदेव के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ में जो लिस्टिंग अग्रीमेंट है उसके वायलेशन किया है, सेबी के साथ जो एलओडीआर होता है जो कंप्लाई करना है उसका वायलेशन किया है, या डिपॉजिटरी जो डिपॉजिट अग्रीमेंट बनाया है उसका वायलेशन किया है। अगर मटेरियल ऑब्लिगेशन के अंदर वायलेशन है, ब्रीच है, तो इसको हम राइट इशू लाने नहीं देंगे। और दूसरा कंडीशन, हाँ, ये ऑलमोस्ट आलू बनने वाला है, इसको हम पनीर बोल देते हैं। फिर ऑलमोस्ट हर सब्जी में पनीर भी आ ही जाता है, बस आलू और पनीर साथ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना चाहते हो आप इसको, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा ना फिर तो मैं यही बोल दूंगा। ठीक है, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए प्रमोटर डायरेक्टर, काफी आसान। आप देखो ये टॉप पॉइंट हर जगह आ रहा है। ये हुआ आईडीआर का, आईपीओ एंड आईडीआर का राइट इशू। अब अगर आप इसको सोचोगे एकदम आराम से, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अकेले देखो, तो अकेले अगर हम देख रहे हैं आईडीआर का, आईपीओ राइट इशू, आईपीओ में तीन चीजें, एलिजिबिलिटी ऑफ द लिस्टेड ऑफ द इशुइंग कंपनी, डिपॉजिटरी रिसीट का कंडीशन, और इशूअर हैज टू इंश्योर जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन तो कॉपी पेस्ट है। क्या कॉपी पेस्ट है जनरल कंडीशन के अंदर? स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल, डिपॉजिटरी से डीमोटलाइजेशन 75%, 25%, काफी इजी हो जाता है। फिर आ जाता है कि हम बात करें इशुइंग कंपनी का, तो इशुइंग कंपनी का ऐसा कुछ था कि रेगुलेटर ने प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए, लिस्टेड फॉर 3 years, वहां पे कंप्लायंस का उसका ट्रैक रिकॉर्ड था, ये सब चीजें। फिर डिपॉजिटरी रिसीट की कंडीशन की कैसे आनी चाहिए, 50 करोड़ की आनी ही चाहिए, परिपशु होनी चाहिए, पहले लिस्ट हो जानी चाहिए। इफ यू थिंक इट थ्रू ना, तो बहुत इजीली आप उसको फ्रेम कर पाओगे। एंड कोशिश किए कि इसके सारे डायग्राम्स ऐसे बनाए हैं कि आप जितनी बार रिवीजन करोगे वो माइंड मैपिंग हो जाना चाहिए, कि वो दिमाग में मिसिंग लगना चाहिए कि यहाँ पे 4 पॉइंट थे, 1 पॉइंट मिसिंग आ रहा है, तो बहुत कंफर्टेबली आपको याद हो जाता है। और रिस्क के बाद में इस बड़े से चैप्टर के सिर्फ लास्ट 2 टॉपिक्स आते हैं, दैट इज एसएमई का आईपीओ एंड आईजीपी। एसएमई के आईपीओ के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है? यहां पे हमने 8 पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें 3+2+1+2 था। पहले प्लेटफॉर्म रिलेटेड कि अगर एसएमई पे आपको आईपीओ लाना है तो आपका पोस्ट इशू कैपिटल, पोस्ट इशू पीरियड कैपिटल शुड बी अप टू 10 crore, less than equal to 10 crore. Wonderful. Second, if your post issue paid up capital is more than 10 crore, then it has to be less than equal to 25 crore. ठीक है साहब। और साथ में आप जब भी कभी चाहो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एसएमई से कहां जा सकते हो? मेन बोर्ड पे जा सकते हो। 3 चीजें हो गई। अब आ जाते हैं इसके सेबी से रिलेटेड पॉइंट। सेबी ने आपको ऑब्जर्वेशन इशू नहीं किया है और आपको मर्चेंट बैंकर से एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लाके सेबी को देना होगा, तभी आप एसएमई पे आईपीओ कर सकते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इशू से रिलेटेड कि आपका एप्लीकेशन वैल्यू और ट्रेडिंग वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 लाख। हमने देखा था कल कैलकुलेट करके भी, हमने एक्चुअली एक एसएमई का आईपीओ देखा था, अरे हाँ यार 1 लाख के आसपास तो आता ही आता है, 1 लाख से कम तो होता ही नहीं है। तो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू रहता है यहाँ पे कितना? 1 लाख, और इवन ट्रेडिंग लॉट भी रहता है 1 लाख। और फिर लास्ट के 2 पॉइंट कि इशू शैल बी 100% अंडर रिटन एंड मार्केट मेकिंग होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 years, एंड दीज आर दी एलिजिबिलिटी। याद रखने के लिए समझना 8 पॉइंट्स हैं, 3+2+1+2। 3 सबसे पहले हैं प्लेटफॉर्म रिलेटेड पॉइंट, पेड अप कैपिटल हैज टू बी इक्वल टू लेस देन 10 CR, पेड अप कैपिटल, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन 10 CR, बट देन इट हैज टू बी इक्वल टू लेस देन 25 CR. Anytime you can migrate from the SME platform to the main board by passing a special resolution. 3 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट सेबी के, सेबी ने ऑब्जर्वेशन इशू नहीं करना चाहिए, और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बाय मर्चेंट बैंकर हैज टू बी गिवन टू सेबी। 1 पॉइंट ट्रेडिंग लॉट का मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू इट हैज टू बी 1 लाख, और 2 पॉइंट आ गए अंडर राइटर और मार्केट मेकर के कि आपका 100% इशू अंडरटर्न होना चाहिए और 3 साल के लिए मार्केट मेकिंग करना जरूरी है। माय गुडनेस, इजी है, इजी है, इजी है। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा, टॉपिक नंबर 26, आईजीपी। अगर आईजीपी की बात करते हैं तो मुझे बाकी सब छोड़ो, एक कंडीशन तो आपको अभी से याद होनी चाहिए, दैट द एंटिटी शुड बी अ स्टार्टअप विच इज इंटेंसिवली, बोलना चालू करो, सीधा बायो और नैनो लिया है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉर प्रोवाइडिंग, यस, ये तो याद रहना ही चाहिए। लिस्टिंग ऑन आईजीपी,
एलिजिबल एंटिटीज कौन सी रहेंगी? पहले स्टार्टअप्स विच आर इंटेंसिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट, सर्विस और प्लेटफॉर्म. ठीक है साहब. उसके बाद में एटलीस्ट 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल हैज टू बी हेल्ड बाय QIB और एलिजिबल इन्वेस्टर्स. उसके बाद में नॉर्मल आ जाएगा 10. अब देखो यहां पे हमने याद किया था 2, 10, 25, 50. तो 2 क्या था? 2 लाख इज द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एंड ट्रेडिंग लॉट. जो SME के अंदर 1 लाख था वो यहां पे 2 लाख है. मिनिमम एप्लीकेशन साइज एंड ट्रेडिंग लॉट 2 लाख. 10 करोड़ क्या हो जाता है? मिनिमम इशू साइज. 25% क्या हो गया? प्री इशू कैपिटल शुड बी विद QIB. और 50 क्या हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज. तो 2, 10, 25, 50 इस प्रकार से क्या तो याद बहुत आराम से हो जाएगा. दैट इज ऑल अबाउट IGP. और अब अगर हम देखते हैं तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट वी आर डन विथ आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर, दैट इज ICDR. Done.